ही सबसे ज्यादा गरिमा जो उनकी है वो कवि की है। तो एक कवि को समर्पित मंच पे यदि हम किसी धर्म से नहीं, धर्म से रिलेटेड हम उससे गाना गा देता है और उसके बाद वो अपना बैक कर लेता है, अपना माफी मांग लेता है, तो इस पर राजनीति नहीं लगता मुझे कहीं। नहीं, आप बताइए कि एक मंच से अगर अपने नागार्जुन का नाम सुना होगा, बहुत बड़े कवि थे, सुने। नेहरू जी के दरबार में उन्होंने कहा कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं। हाँ। फिर भी गांधी के समाज पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। उस समय चाहते तो बोलते, चाटू ईडी भेजते, छापा मार दीजिए, या अपने ही महल में, ये मान लीजिए मेरा घर है और यहाँ पे अगर आप मेरी आलोचना कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, तो मुझसे बड़ा वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं। ये सत्य है कि कवि की गरिमा खत्म हुई है, कवि की अभी आलोचनात्मक कवि है ही नहीं हमारे समाज में, यह स्पष्ट है। लेकिन वो जो मंच किसी कवि को समर्पित था, किसी एक कार्यक्रम, एक विशेष विचारधारा को समर्पित था, वहां पर यदि ऐसी बातें बोली गई तो कहीं ना कहीं गलत थी और उस पर राजनीति करना मुझे नहीं लगता सही है। क्योंकि किसी मदरसे में बताओ जहां अटल जी की कविता पढ़ाई जाती हो, माना अटल जी की मंच पे अल्लाह कहना बुरा नहीं है, किसी मदरसे में अटल जी की कविता पढ़ाई जाती है? इस पर मैंने कभी मंथन नहीं किया, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, कोई मेल ही नहीं है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि मैं कई बार कहीं गया हूं तो मैंने अपनी बात रखी है अटल जी के भी, क्योंकि अटल जी, अभी मैंने आपसे जैसे बताया कि वो जनक थे, चाहे उनके कविता का जनक है, जो उनके दौर में क्या था और आज के दौर में क्या। अगर उन्हीं की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी चलती तो आज वाकई में हमारा देश बेसुरो होता। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी ने शपथ लिया, जयशंकर प्रसाद जी वहीं पे इंतजार कर रहे थे कि कब हमको कार्ड पकड़ाया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी यहाँ भी पधारेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। और क्या कहा जाता है कि डंका विदेश में बज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जहां तक मुझे कोई विशेष जानकारी उस विषय पे नहीं है, पर मैं आपसे एक प्रश्न अगला ये है कि आज के समय में युवा जो है, वास्तव में उनका जो मूड है वो किस दिशा में जा रहा है, वो किधर जाना चाहिए? देखिए, युवा को बढ़ चढ़ के राजनीति में आना चाहिए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग राजनीति पर कब्जा करते रहेंगे। और मैं कह रहा हूं कि मेरे देश का 83% युवा बेरोजगार है, और 83 का 83% अगर संसद में चला जाए तो देश का हालात और युवाओं का हालात, महिलाओं का हालात और आम जनमानस का हालात में बहुत सुधार आ जाएगा। अच्छे लेकिन तो है। युवा क्या कर रहा है कि इंस्टाग्राम चला रहा है और महिला मित्र बना के रेस्टोरेंट में पिज्जा और बर्गर खा रहा है। अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार लोग राजनीति में गए थे, उसके बाद भी जाकर के भ्रष्टाचारी हो गए, तो क्या कैसे आशा करें कि अनुराग ओझा कल राजनीति में जाकर के विकास करेंगे? मैंने क्या कहा, जब तक आरोप किसी पर सिद्ध न हो जाए तब तक आप उसे आरोपी। क्या उन्होंने शीश महल नहीं बनवाया था? देखिए, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने 8 करोड़ रुपए की मर्सिडीज नहीं ली थी? 8,500 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर नहीं लिया था? 10 लाख का सूट नहीं बनवाया था? 1.5 लाख का बूट नहीं बनवाया था? एक लाख रुपए का कलम नहीं रखते हैं? एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री की जो प्रोटोकॉल है, गरिमा है, उसमें अंतर होना चाहिए सर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं? वो फटी हुई धोती पर कालखंड की आपने बात की। हाँ। इन्होंने क्या कहा कि हमने 35 साल भीख मांगी और आज देश के 140 करोड़ जनता को भीख मांगने का है। उस कालखंड की कुछ बात रही होगी। एक चीज बताइए, एक प्रधानमंत्री 350 रुपए की धोती खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? खरीद सकता है। और उन्होंने जब शपथ लिया तो उनकी धोती फटी हुई थी। हाँ, कहते हैं, मैंने भी पढ़ी है उनकी किताबें। तो आप बताइए कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। एक प्रधानमंत्री ने किस्तों पे गाड़ियां खरीदी थी देश के पहले। एक प्रधानमंत्री के गाड़ी का चालान भी कटा था, इंदिरा जी की गाड़ी का। स्पष्ट है, वो बातें ठीक है, उनसे तुलना नहीं की जा सकती किसी की। वो देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री में से सबसे टॉप पे आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन कहीं ने आपसे हमने सवाल ही किया था कि हमारे युवाओं को क्या संदेश होना चाहिए, जैसे आपने कहा राजनीति में आ जाए। बिल्कुल, देश की युवाओं को, क्योंकि देखो, अभी मैं शिक्षा का मानता भी हूँ और शिक्षा से कहीं ना कहीं मैं परे भी। मैं भी बताया, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ महाराजा देवी भगत सिंह से। अच्छा जी, अभी आप तत्काल में कर रहे हैं? ब्रजभूषण जी का स्कूल है। अच्छा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम 15-20 साल पढ़ते हैं और 15-20 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिलती तो पढ़ने से क्या फायदा? इस हिसाब से और शिक्षा का मतलब
रोजगार नौकरी लेना भी नहीं होता है। नहीं होता, शिक्षा का मतलब नौकरी लेना नहीं होता, बौद्धिक विकास होता है। हाँ, तो उतना ही पढ़ा जाए जिससे अपना विकास हो। फिर तो सरकार भी कह सकती है कि आप बौद्धिक विकास करके आप क्या नाम आनंद करो घर पे बैठ के। तो ठीक है, हम आनंद करेंगे, आप भी अपने घर पे बैठ के आनंद कीजिए, हमारे घर पे वोट मांगने क्यों आते हैं? अगर महिला मित्र आपकी कह दे कि देखिए हम 1 महीना बात करेंगे, आपको भी आनंद हमें भी आनंद, और फिर उसके बाद में जो महिला मित्र की बात कर रहे हैं, हाँ। इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, आपने कहा कि सरकार कह देगी कि आप आनंद कीजिए, आनंद कीजिए। तो वही होता है। अभी आपने जल्दी में देखा होगा, बहुत केसेस से आते हैं कि हाँ 1 महीना 1.5 महीना बातचीत हुई, फिर कहते हैं कि देखो जी अब हमारे घर वाले मान नहीं रहे, अब हम लोग ज्यादा दिन बात नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है भैया, 1 महीना बात हुई, हम लोग मौज कर रहे हैं। मौज कर रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार पर बोलना, आप जिस हिसाब से आप बोलते हो, हाल ही में एक खबर है 1 जनवरी की, छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को चुनवा दिया गया। हाँ, और उसको मारा क्यों गया? क्योंकि उसने जो ठेकेदार था उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का उजागर किया। मतलब इतिहास में मुगलों का औरंगजेब ने उस प्रकार से चुनवाया था लोगों को, उस पत्रकार को जो चुनवा दिया गया, मुगलों ने ऐसा काम किया था। मुगलों के बाद में पहली बार ऐसा हुआ किसी को चुनवा दिया गया है दीवार में, सीमेंट का सहारा लिया गया है किसी को मारने में। अब बताइए, ये मुगलिया दौर चल रहा है, मुगलिया दौर में जैसे चुनवाया जाता था, जोरावर और फतेह सिंह को भी चुनवाया गया। एक महिला भी थी, मैं अनारकली शायद नाम था उनका, चुनवा दिया गया, उनको भी चुनवा दिया गया था। तो आज में मुगलों की भी सरकार चल रही है, मुगलवादी भी लोग हैं और संघरेज भी। आप जिस सत्ता का विरोध कर रहे हैं, थोड़ी मतलब जिस सत्ता का विरोध कर रहे हैं आप, जिस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, उस मुगल विचारधारा का विरोधी है वो। क्या आपका दोनों का कोई रिश्ता है क्या? किनका किनका? जिस सत्ता के विरोधी हैं आप और मुगल विचारधारा के भी विरोधी है वो। जैसे संभल पे आएंगे अभी हम, मुगल विचारधारा, आप संभल पे आएंगे तो हम हाथरस पर और कठुआ पर भी आएंगे। मुगल विचारधारा के विरोधी है वो सत्ता जिसके आप विरोधी हो। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि चलिए ठीक है, वो लोग उस समय भी चापलूसी कर रहे थे, अंग्रेजों की भी उन्होंने चापलूसी। मेरा टॉपिक था कि उस पत्रकार को जिस हिसाब से खत्म कर दिया गया, क्या डर नहीं लगता? क्या हर उस व्यक्ति को डरने की जरूरत है जो आवाज उठाता है भ्रष्टाचार पर? डरने की भी जरूरत है और नहीं भी डरने की जरूरत। क्यों? अगर हम डरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमको डराया जाएगा। किसी कवि ने ही लिखा था कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें। जो हमारा रास्ता है, हम अपने उस रास्ते पर चलते रहेंगे और हम जानते हैं कि इसका एक ही परिणाम है, एक ही निष्कर्ष है, मौत। कहीं ना कहीं आप मतलब निडर होके बैठे रहे। निडरता बहुत जरूरी, निडरता बहुत जरूरी है। संभल की बात कर ले तो संभल पर भी आप बढ़िया बोलते हैं, आपका हमने स्पीच सुना है जी। संभल की जो खुदाई चल रही है, इतिहास निकल रहा है उसके नीचे, मुझे इतिहास दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है उसमें? देखिए, बाबरनामा में शायद लिखा हुआ है कि वहां पे मंदिर थी, बाबरनामा या अकबरनामा। लेकिन ये देश जो हमारा है वो बाबरनामा और अकबरनामा से नहीं चलने वाला। ये हमारा देश भारतीय संविधान से चलने वाला है, भारत का संविधान स्पष्ट है। और वर्शिप एक्ट 1991 ठीक है, जो कहता है कि अब किसी मंदिर और मस्जिद की खुदाई नहीं होना चाहिए। तो ये खुदाई क्यों? और जो हमारे बहुजन साथी हैं उनसे हमारा कई बार बात होता है, तो कहते हैं कि भैया जो खुदाई कर रहे हैं उनसे कह दीजिएगा कि खुदाई करते करते 100 फीट और नीचे कर दीजिए, ताकि हमारे बौद्ध जो हैं उनका 100 फीट नीचे कैसे जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि बुद्ध का देश है। प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं किसी देश में तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से हैं, कहते हैं ना कि हम बुद्ध के देश से हैं। तो प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। तो अगर ये बुद्ध का देश है तो बुद्ध के कुछ अंश तो जरूरी नहीं हर जगह बुद्ध निकले। संभल की खुदाई में मुझे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल इतिहास बीता हुआ कल दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बीता हुआ कल होगा, लेकिन राजनीति कहाँ है, किस जगह पे? देखिए, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश की जनता भाड़ में जाए, अपनी कुर्सी बची रहे, ये वर्तमान सरकार की एक एक जो नस के अंदर राजनीति है
सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर लड़ रहा है। आप एक लाइन बहुत अच्छा बोलते हो, काशी काबा एक समान। काशी काबा एक है राम रहीम। हाँ, ठीक मैं है। लगातार बोलता हूँ, मैं मानता भी हूँ उसको। काशी में काबा है, आपने कहा काशी काबा एक है राम रहीम। मैं कह रहा हूँ काशी के ऊपर काबा है। हाँ, लेकिन काबा में काशी है क्या? मैंने कहा काशी काबा एक है। वो आप कह रहे हो, आपका स्टेटमेंट है ये, और आपका स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी अच्छे आदमी का स्टेटमेंट है। मतलब आप भी अच्छे हो। नहीं, मेरे देश का 141 करोड़ जो जनता है, सबका सब अच्छा है। ठीक है, वो स्टेटमेंट जो काशी काबा एक है, वो किताबों की बात है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि काशी के ऊपर काबा है, आज भी है। नहीं तो आपकी सरकार है, आप पूर्ण बहुमत में है, काबा को तोड़ दीजिए। आप पूरी आप तोड़ सकते हैं ना भाई, आपने बहुत कुछ तोड़ा। काशी के ऊपर काबा है क्या? काबा में भी काशी है? अब हाँ या ना में जवाब दे दीजिए छोटा। देखिए मेरा मानना है, आप फसाने की बात कर रहे हैं, मैं जवाब दूंगा। कण कण में भगवान है। आप आ गए काशी में भी की बात करने आ गए। काशी में भी काबा है और काबा में भी काशी आप राजनीति से अध्यात्म में आ गए। मैं क्या कह रहा हूँ कि काशी में भी काबा है, काबा में भी काशी है। अच्छा, अध्यात्म और मंदिर का कोई रिश्ता है? जब तक आपके अंदर अध्यात्म नहीं होगा, जब तक आपके अंदर सत्संग नहीं होगा, तब तक आप मंदिर को नहीं समझ पाएंगे। मंदिर और राजनीति का कोई रिश्ता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज के समय पर राजनीति सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद पर ही हो रही है। आप अध्यात्म में मुझे खींच लाए हो, मैं बहुत गहराई में जाना नहीं चाहता। ठीक है। हाँ, जिस प्रकार से आज मंदिर मस्जिद की जो विवाद चल रहा है, आप बिल्कुल गलत है। मुस्लिम मित्र आपके बहुत हैं। नहीं, मेरे हिंदू मित्र भी हैं और आपने उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। नहीं, मैं हिंदुओं के बारे में भी बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण विरोधी ये सरकार है। और मैंने बहुत दिन पहले बोला था, कानपुर में जब ब्राह्मण परिवार को जलाया गया तो मेरी वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या आज के समय में हमारा परिवेश क्या कहता है? आज जब भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या हिंदूवादी विचारधारा के लोग जो है, वो स्पष्ट कहते हैं कि मुस्लिम देश के लिए अच्छे नहीं हैं। अंबेडकर साहब ने भी लिखा था। अंबेडकर साहब ने भी कहा था। आप अंबेडकर साहब के भी अनुयायी हो और आप मुस्लिम समाज के भी अनुयायी हो, तो ये मैच कैसे हो रहा है आपका? अनुयायी का मतलब होता है चेला, ठीक नहीं? विचारधारा को मानने वाला नहीं, मैं विचारों को मानता हूँ, मानना ही पड़ेगा। और मानने मैं विचार को मानता हूँ, धारा को नहीं मानता हूँ। बिल्कुल सही। मैं बाबा साहब के विचार को मानता हूँ, मैं विचार को सिर्फ मानता हूँ, धारा को नहीं। धारा का मतलब होता है किसी भी धारा में बह जाना। विचार, ठीक है। बाबा साहब के जो उत्तम विचार थे, मैं उनको मानता हूँ। बाबा साहब ने लिखा था, मुसलमान इस देश के कभी नहीं हो सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था, ये हम नहीं कहते हैं। देशभक्त नहीं हो सकते, कई ऐसे बयान हैं उनके। लेकिन मैं फिर इतिहास को पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं बाबा साहब के कथन को झुठला नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप एक चीज बताइए कि 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने इस देश के लिए शहादत दी। प्रमाण आप उठाइए, इतिहास को पढ़िए। इतिहास को पढ़ा है? आप चले जाइए इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे सबसे ज्यादा आपको मुसलमानों के नाम दिखेंगे। मेरे देश को हिंदुओं की भी उतनी ही भागीदारी है जितना मुसलमान। किसी नेता नहीं कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका। जो इसमें मिल गई नदियां, उसे भुलाया नहीं जाता। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जब बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया, उनके बेटों को मार दिया गया, तो अंग्रेजों ने कहा कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान। तो बहादुर शाह जफर ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त रंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। तो वो भी एक दौर था। आपने कहा कि आजादी की लड़ाई में जितना हिंदुओं का योगदान है, उतना ही मुसलमानों का योगदान है, और सम्मान बराबर दिया जाता है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, उसमें मुस्लिम हिंदू नहीं देखा जाता। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो, और आपने मुसलमान एक शब्द कहा, तो देखिए गलत हर धर्म में पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि वो इस्लाम के ही हो, या अम्बेडकरवादी हो, या ब्राह्मणवादी हो, ठीक है। गलत हर जगह पाए जाते हैं। जैसे एक खेत में आप आलू बोते हैं, कई आलू होती है जो खराब निकल जाती है तो वो आलू का ही खेत ना। तो क्या उस एक आलू के लिए हम पूरे आलू को गलत कह सकते हैं? कह नहीं सकते। पर विचार और विचारधारा में आपने विचार और विचारधारा का एक्सप्लेन किया। तो मुस्लिम समाज क्या वास्तव में विचारधारा में चलता है? उसको भी मेरा मानना है कि इस्लाम के विचारों पर चले, संविधान के विचारों पर चले, बाबा साहब के विचारों पर चले, गांधीवादी विचार पर चले। संभल पर फिर से आते हैं हम।
संभल की जो घटनाएं हुई, लगभग 7 दंगे हुए संभल में। 1947 से लेकर के 1992 से लेकर के और 2019 तक दंगा हुआ है संभल में, और हर बार हिंदू मारा गया है। मैं किसी दंगाई का सपोर्ट नहीं करता हूँ, अगर मारा गया तो बिल्कुल गलत है। मैं किसी वैसे उग्रवादी लोगों का समर्थन नहीं करता हूँ जो मारने काटने की बात करता है। अनुराग ओझा उनका समर्थन नहीं करता है। छोड़ो बेटा उसको। जो मारने काटने की बात करता है अनुराग ओझा उनका कतई समर्थन नहीं करता है। थोड़ा देखते रहना। लगभग 7 दंगे हुए 1947 से लेकर के 2019 तक 7 दंगे हुए लगभग, और हर बार हिंदू मारा गया है। मैं क्या करूं, हिंदू मारा गया है तो हिंदुओं की जमीनों पे मुसलमान का कब्जा हुआ है, समाज का कब्जा हुआ है। एक तरफ आप कहते हो देश में सबका बराबर एक हिस्सेदारी है। नहीं, अगर कब्जा हुआ तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? पहले सवाल तो ये है। देखिए अनुराग आज भी तो सरकार ही तो कर रही है। अनुराग ओझा कोई वो होता नहीं कि हेलमेट लगाएगा और कूद जाएगा AK-47 लेके और मुसलमानों को मार देगा या किसी को मार देगा। देखो, अनुराग ओझा नहीं कर सकता है ना। जब कब्जा सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सवाल सरकार से आप सत्ता के लोग ही तो छुड़वा रहे हैं। फिर तो आप जैसे समाज सेवियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए मैं बता दूं आपको कि अगर मेरे हिंदू भाइयों की जमीन मुसलमान ने कब्जा कर लिया है और उसका कोई प्रमाण है तो बिल्कुल उनको छोड़ देनी चाहिए, सरकार को उनका सहयोग करना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी विचारधारा सहमत हूँ। आपने वक्फ बोर्ड का भी जो अमेंडमेंट बिल आया है उसका खिलाफत किया है स्पष्ट रूप से। देखिए, वक्फ बोर्ड अगर है तो मैं सनातन बोर्ड का मैंने समर्थन भी किया है, ये भी बता दीजिए आप जनता को। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड बिल्कुल बना दीजिए। मतलब आपको हमने एक थप्पड़ मारा है तो आप मुझे एक थप्पड़ मार करके शांति में रह सकते हो। नहीं, वो दौर चलो, मैंने क्या बताया, मैं 5 मिनट के लिए गांधीवादी नहीं। देखिए, उन्होंने वक्फ बोर्ड बनवाया, अब मैं कहता हूं मेरा सनातन बोर्ड बना दो। हाँ बिल्कुल बनाओ। सरकार मेरा मानना है कि अगर सरकार कह रही है कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना रही है? भारत है तो फिर वक्फ बोर्ड क्या है? देश है, देश की संपत्ति में देश की संपत्ति वो देश की संपत्ति रहने दो। बोर्ड पर आपने बात की तो बहुत अच्छी बात की। देश की संपत्ति को देश की संपत्ति रहने दिया। करोड़ों रुपया महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चंदा दिया। सुनिए, मैं सुना रहा हूँ। देखिए, अब आप बहुत बोल चुके, मैं बोलिए। महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सरकार है, जो मौलाना है मदरसा में पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी को 10,000 रुपया बढ़ाया। क्यों? मुसलमान हितैषी वो है। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? वो भाजपा का नेता है। तो वक्फ बोर्ड को कौन? अनुराग ओझा खत्म करेगा जी? नहीं, बोलिए और बोलिए। अनुराग ओझा उसको खत्म करेगा? मैंने कहा बोल दे मोदी जी, दे दे स्टेटमेंट कि आज ही वक्फ बोर्ड खत्म है। हिम्मत उन्होंने तो मुसलमान, अरे महाराज मतलब तीत तीत थूक और मीट मीट गुप। एक कहावत है अपने पूर्वांचल की ही, लालू जी ने कहा था कि पूतो मीट भतरो मीट, केकर की दिया खाई। वो सोचते हैं कि चुटकी भी काट लिया जाए और जब दर्द हो तो उसको सहला भी दिया जाए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है उन्होंने अमेंडमेंट किया, संशोधन किया उसको। आप संशोधन के खिलाफ हो। आप कह रहे हो संशोधन नहीं करना है आपने। ये फिर वही वाली में फिर महिला मित्र पे आऊंगा। वही महिला मित्र कह रही है कि देखिए, आप पापा मान तो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ मैं हफ्ते में एक बार आपसे बात कर लिया करूंगा। फिर वही वाली बात आ गई ना। देखिए, मान लीजिए आपने कहा सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हाँ। हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कि पहले से एक वक्फ बोर्ड नाम का एक घाव है देश पे। ठीक है, आप घाव है वो मुसलमानों का हक और अधिकार है। नहीं, वो अधिकार नहीं है। और आप दूसरा घाव मांग रहे हैं। चंदा क्यों दे रहे हैं? आप दूसरा घाव मांग रहे हैं। अगर आप वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं तो आप वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपया चंदा क्यों दे रहे हैं? मेरा इस सवाल पॉलिसी बन गई है ना, पॉलिसी बन गई है, वो मेरा मानना है। नहीं, पॉलिसी बन गई तो आप पॉलिसी बनाता कौन और खत्म कौन करता है? वो भी सरकार का ही काम है। उसी का तो अमेंडमेंट है जहां तक मुझे लगता है। नहीं, अगर देखिए वक्फ बोर्ड का जब वो आया कि हाँ इसको खत्म किया जाए, उसके बाद में महाराष्ट्र में सरकार बनी और महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए का चंदा दिया गया। क्यों चंदा दिया गया? भाजपा मुसलमान हितैषी पार्टी है। मैंने कब कहा नहीं है और रहेगी। मैंने कब कहा नहीं। हिंदू के हित में भारतीय जनता पार्टी सोच ही नहीं सकती। देखिए, मैं मेरा पर्सनल स्टेटमेंट बताऊं तो कोई पार्टी किसी जाति किसी धर्म की हितैषी और विरोधी नहीं है। नहीं है, मैं सिद्ध कर दूंगा। नहीं है सर। अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से
प्यार करता है, ब्याह करता है, तो उसको लब जिहाद की संज्ञा देते हैं, दिया जाएगा। और यही भाजपाई जब अपनी बिटिया का ब्याह कर देते हैं किसी मुसलमान के साथ में, तो उसको प्रेम बता देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी शादी किया, 5-7 नेता इनके कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा के जो नेता हैं मुसलमानों से ब्याह किया, उसको प्रेम प्रसंग कहा जाएगा। अगर मेरे देश की कोई हिंदू बेटी अगर मुसलमान से करती है, मुसलमान बेटी हिंदू से करती है, उसको लब जिहाद की संज्ञा दे दी जाती है। तो आप बताइए कि जो मुख्तार अब्बास नकवी है उसने लब जिहाद किया है, क्या किया? नहीं है मेरे पास जवाब। वो भी तो लब जिहाद होगा, है लब जिहाद या नहीं? कह सकते हैं। लाल के साडवानी जी की शायद भतीजी मुसलमान से ब्याह किया, वो लब जिहाद है या नहीं है? कह सकते हैं। अगर किसी साधारण गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासी की बेटी कर लेती है, वो लब जिहाद है, तो लाल के साडवानी के खानदान से मुसलमान में ब्याह हुआ, वो भी लब जिहाद में आना चाहिए। इसका आप सीधा असर ये कह सकते हैं कि जब कोई बड़ी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी जा रही है, तो उसको छोटा मोटा धक्का लग जाता है लेकिन वो बच जाती है। हाँ। लेकिन अब उसी की स्पीड में छोटी गाड़ी चलने लगेगी तो वो मर जाएंगे फिर तो छोटी गाड़ी। हाँ, तो वही ये जितने भी कानून है, जितनी भी विचारधारा है, जितने भी विचार बनाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए। इस देश में 2 ही जातियां हैं, इस देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। ये पॉइंट की बात किया है आपने, देश की 2 जातियां हैं, गरीब और अमीर। यहाँ पे ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई दलित है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। ये सब राजनीतिक नेम, ये सब राजनीतिक नेम है और लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है कि कौन किसको मानता है, कौन किसको। लेकिन इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2 जातियां हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, अमीर और गरीब। गरीब और अमीर। अमीरों के लिए ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कुछ है। गरीबों के लिए ये ब्राह्मण है, ये दलित में ब्याह नहीं कर सकता है, सही है। ये शुक्ला है, ये दुबे में ब्याह नहीं कर सकता है, ये मुसलमान है, हिंदू में ब्याह नहीं कर सकता है। अगर आप अमीर हैं तो आप किसी भी धर्म में जाके शादी कर लीजिए, किसी भी जाति में जाके शादी कर लीजिए, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। जातिवाद खत्म करने का कोई आसान तरीका है आपके हिसाब से क्या? जातिवाद खत्म हो सकता है और उसकी पहल ब्राह्मण ही कर सकता है। कैसे? जिस दिन ब्राह्मण कह देगा कि हम अब मानववाद का समर्थन करने लगेंगे, उसी दिन इस देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा और जातिवाद खत्म हो जाएगा। आज के अनुराग ओझा अपने नाम के पीछे ओझा लगाना छोड़ दे, आप अपने नाम के पीछे तिवारी लगाते हैं ना। हाँ। आप अपने पीछे तिवारी लगाना छोड़ दीजिए, शुक्ला जी अपने नाम के पीछे शुक्ला लगाना छोड़ दें, दुबे जी अपने नाम के पीछे दुबे लगाना छोड़ दें। मैं गारंटी लेता हूँ कि अनुराग ओझा आरक्षण का विरोध करेगा। आज से लगभग 75 साल पहले भारत के ब्राह्मणों ने डॉक्टर अंबेडकर की शादी किया था ब्राह्मण लड़की से। अंबेडकर जी की बहनों की भी तो शादी ब्राह्मणों में हुई थी। तो क्या वहां से शुरू हो गया था जब जातिवाद खत्म करना, तो अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? मैंने क्या बताया कि जो गरीब है अभी भी पॉलिसी उन्हीं के लिए है, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए। गरीबों के लिए पॉलिसी है। मान लीजिए कि आप विधायक बन गए, आप किसी दलित लड़की से शादी कर लेंगे, आपको कोई नहीं रोकने आएगा। लेकिन आज समाज में क्या है कि अगर आप गरीब हैं, साधारण परिवार से हैं, तो आपके जो पटीदार होंगे, आपके जो पड़ोसी होंगे, कहेंगे इनके यहाँ खाना मत खाइएगा क्योंकि इन्होंने एससी में शादी की। देखिए, शादी विवाह की बात आपने जो कर दी है, कहीं ना कहीं आप कौन से विषय से पढ़ाई कर रहे हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस से हैं। विज्ञान कहता है कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, विज्ञान कहता है कि जो भारतीय सभ्यता में जो वर्ण व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सटीक है। हेलो, नहीं चलते यार, हो जाता है बार बार। नहीं, हमें तो होम हाउस नहीं है भैया, द इम्पीरियल स्पाइस। हाँ, अंग्रेजी में लिखा है, पेट्रोल पंप के ठीक सामने पर है। जल्द ही होगा। हाँ, ये इनका भैया का भेजे थे। भैया जो बहरे खड़ा हुई है, बुला लो। चलो बतवा के बुला लो। 95 82 94 के पासवर्ड है, पीयूष लिखा हुई। हाँ, कट गया है, मिला लो। भाई जी तो उठा दो। वर्ण व्यवस्था, तो मेरे कहने का मतलब विज्ञान कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बहुत सटीक बनाया गया था, क्योंकि मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करता। नहीं, देखिए विज्ञान, मैं ग्रेजुएट हूँ बायोकेमिस्ट्री से, तो इसमें बताया गया जो ब्रीडिंग होती है ना, जो ब्रीडिंग होती है वो कहीं ना कहीं जब इंटरकास्ट ब्रीडिंग होती है, इंटरकास्ट ब्रीडिंग जब होती है तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे उसमें कई अनुवांशिकी रोग होते हैं। इंटरब्रीडिंग में अनुवांशिकी रोग को मतलब जन्म देता है। जैसे एक तो मानसिक प्रॉब्लम होती है,
उसमें बताया गया है। अच्छा, मतलब जो बहुजन है, आप मेरे बात को पहले निगेटिव मत लीजिएगा, इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो जब प्लस प्लस एक होते हैं, तो मैं आपको माइनस हो शॉर्टकट जाता बता रहा हूँ, नहीं नहीं, प्लस प्लस एक होते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्लस बनाते हैं, ठीक है। और कहीं अवजयद माइनस माइनस एक होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी यथास्थिति स्थिति पे रहते हैं, ठीक है। यदि माइनस प्लस एक होते हैं तो वहां पे वो कहीं नहीं गति जो है वो डिफरेंट गति होती है उनकी। इस प्रकार से मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। विज्ञान की चीजें जो है इंटरब्रीडिंग, वो कहीं ना कहीं विज्ञान ने माना है कि वर्ण व्यवस्था सही था। मैं वर्ण जातिवाद व्यवस्था के पक्ष में नहीं हूँ, मैं वर्ण विरोध व्यवस्था का विरोधी हूँ, क्योंकि मानववाद की क्या पहचान? मानववाद की पहचान तो हम आज के मानववाद 60 लाख साल पहले मानववाद की जानवर क्या थे। पहचान? बाभन बहुजन एक समान, ये मानवता की जहां पहचान। तक मुझे पता है कि आज से लगभग 15-20 हजार साल पहले हम लोग नॉर्मल आदमी थे, नॉर्मल आदमी थे, नॉर्मल जानवरों के जैसे थे एक हिसाब से देखा जाए तो। आदि मानव, आदि मानो कह लीजिए, बंदर। कह लीजिए, ये तो तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं है। नहीं, लोग ऐसा कहते हैं कि बंदर से मनुष्य बना, इसीलिए कह रहे हैं कह लीजिए। हाँ। तो मेरा मानना है कि वर्ण व्यवस्था बहुत बाद में बनाई गई है और उसको सोच समझ के बनाया गया है। नहीं, जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा, जातिवाद जिस दिन खत्म होगा उसी दिन इस देश में समानता आएगी, बंधुता आएगी, भाईचारा आएगा। जातिवाद खत्म होना बहुत जरूरी है। और जातिवाद खत्म कैसे होगा? जब तक हम लोग अपने नाम के पीछे का टाइटल खत्म नहीं।